स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वही महत्व है जो जलती हुई दिया सलाई का बारूद से भरी हुई गाड़ी से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, देखते हैं इसको। तो ये जो क्वेश्चन है ये स्वीकृति के ऊपर डिपेंड है कि स्वीकृति क्या होती है और स्वीकृति कैसे होती है, और एक स्वीकृति जब कर देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है और क्यों वो इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि एक जलती हुई दिया सलाई से उसका एग्जाम्पल दिया गया है। तो साधारण शब्दों में अगर स्वीकृति देखी जाए तो किसी कार्य को करने के लिए सहमति को कहा जाता है कि आप अगर किसी कार्य को करने के लिए सहमत हैं तो उसमें अगर आपने सहमति दी है उस कार्य को करने के लिए तो वो सहमति या स्वीकृति कही जाएगी। और एक वैध ठहराव के लिए प्रस्ताव के साथ ही उसकी स्वीकृति भी ज़रूरी होती है कि प्रस्ताव दिया जाए और उसके साथ ही उसकी स्वीकृति हो। वह पक्षकार जिसके सामने प्रस्ताव रखा जाता है, यदि इस प्रकार पक्षकारों के बीच एक ठहराव का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपने ऊपर लाइन पढ़ी थी ये कही गई है, सर विलियम एंसन ने कहा है इस लाइन को कि एक प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वही मतलब होता है जो बारूद से भरी रेलगाड़ी के लिए एक जलती हुई दिया सलाई का। तो उनके अनुसार जिस प्रकार जलती हुई दिया सलाई बारूद से भरी रेलगाड़ी के संपर्क में आते ही विस्फोट उत्पन्न कर देती है, उसी तरह प्रस्ताव स्वीकृत होते ही वह ठहराव बन जाता है, यानी कि एक संविदा बन जाती है, एक करार बन जाता है। ओके, भारतीय अनुबंध अधिनियम में स्वीकृति शब्द को परिभाषित तो नहीं किया गया है, लेकिन इसके अभिप्राय को ज़रूर स्पष्ट किया गया है। धारा 2 जो भी है उसके अनुसार जब वह व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा जाता है उस पर अपनी सहमति प्रकट कर देता है तो कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। ठीक है, तो भारतीय जो संविदा अधिनियम है उसमें स्वीकृति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन 2B में उसके लिए ये डेफिनेशन बनाई गई है जो अभी मैंने आपको बताई है कि जब वह व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा जाता है उस पर अपनी सहमति प्रकट कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे स्वीकार कर लिया गया ये कहा जाता है। अब अगला इसमें क्वेश्चन उठता है कि स्वीकृति कौन दे सकता है। तो स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति के द्वारा दी जा सकती है जिसके सामने प्रस्ताव किया गया हो, परंतु जब प्रस्ताव पूरी दुनिया को खुले प्रस्ताव के रूप में किया गया हो तो प्रस्ताव की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव को स्पष्ट अथवा गर्भित रूप में स्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो प्रस्ताव की जानकारी बिना उसके लिए की गई स्वीकृति के कारण ही किसी प्रकार के वैधानिक अनुबंध की स्थापना नहीं हो सकती। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो स्वीकृति कौन दे सकता है, स्वीकृति वो दे सकता है जिस व्यक्ति को प्रस्ताव किया गया हो, और अगर प्रस्ताव खुले में किया गया है तो कोई व्यक्ति उसको स्वीकार कर सकता है। ठीक है, अब है स्वीकृति संबंधित वैधानिक नियम कि कौन कौन से नियम होते हैं जिनके अनुसार एक स्वीकृति वैध मानी जाती है। तो स्वीकृति संबंधित वैधानिक नियम इस प्रकार हैं, कौन कौन से। पहला है पूर्ण तथा शर्त रहित, की स्वीकृति जो होती है वो पूर्ण तरीके से ली जानी चाहिए और शर्त रहित वो होनी चाहिए। दूसरा है स्वीकृति प्रदान करने के योग्य व्यक्ति, प्रस्ताव को स्वीकृत करने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को है जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है, अन्य किसी भी व्यक्ति को स्वीकृति देने का अधिकार नहीं होता है। तीसरा इसमें है कि स्वीकृति प्रस्तावक द्वारा निश्चित किए हुए ढंग से ही होनी चाहिए, यानी कि जिस तरह से जो प्रस्तावक है जो प्रस्ताव देता है वो जो नियम बनाता है उसी नियम के अनुसार वो स्वीकृति होनी चाहिए, उसी ढंग से होनी चाहिए। चौथा है स्पष्ट अथवा गर्भित स्वीकृति। स्वीकृति जो है स्पष्ट तभी कही जाएगी जब लिखित या मौखिक हो। जब उसमें अतिरिक्त किसी अन्य ढंग से स्वीकृति को प्रकट किया जाए तो वह
गर्भित स्वीकृति कहलाएगी। गर्भित स्वीकृति में स्वीकारक अपने व्यवहार में स्वीकृति देता है। ओके, तो स्वीकृति स्पष्ट हो सकती है या गर्भित स्वीकृति हो सकती है। तो पांचवा इसमें जो पॉइंट है आपको लिखना है, स्वीकृति आचरण द्वारा भी हो सकती है। कैसे हो सकती है कि इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि केवल मानसिक स्वीकृति जिसका शब्दों या आचरण से पुष्टि न हो संनियम की दृष्टि से स्वीकृत नहीं हो सकती। किसी प्रस्ताव पर मौन धारण करना स्वीकृति नहीं है, क्योंकि मौन का अर्थ स्थित या अस्वीकृत दोनों हो सकता है। ठीक है, तो या तो अपने आचरण के द्वारा करे, सर हिलाए, मना करे या कोई इशारा करे तो वो स्वीकृति मानी जाएगी। 6 इसमें है कि स्वीकृति का संवहन जरूर होना चाहिए। वैध स्वीकृति के लिए ज़रूरी है कि प्रस्तावक के पास स्वीकृति की सूचना अवश्य पहुंच जानी चाहिए कि जो प्रस्तावक प्रस्ताव देता है उसको उसकी स्वीकृति पहुंच जानी चाहिए। और स्वीकृति का संवहन स्वीकारक के विरुद्ध उस समय पूर्ण समझा जाता है जबकि उसका ज्ञान प्रस्तावक को हो जाता है। केवल मन में स्वीकृति का विनिश्चय करना पर्याप्त नहीं है, उसको प्रकट करना ज़रूरी है। या अर्थात जिसने प्रस्ताव दिया है उसके पास स्वीकृति पहुंचनी ज़रूरी है। केवल अपने मन में ही ये न सोचे कि हाँ हम स्वीकार कर लिया है हमने। नेक्स्ट है स्वीकृति अस्वीकृति प्रस्ताव की स्वीकृति। यदि कोई प्रस्ताव एक बार अस्वीकृत कर दिया गया हो तो उस प्रस्ताव की स्वीकृति उस समय नहीं की जा सकती जब तक कि प्रस्तावक द्वारा उस प्रस्ताव को पुनः प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता। कि जो प्रस्ताव, अगर आपने किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है तो तब तक दोबारा से स्वीकार नहीं कर सकते जब तक आपके पास दोबारा से प्रस्ताव नहीं आ जाता। 10वां इसमें जो पॉइंट है, जो आवश्यक चीज़ है कि प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव का अंत या खंडन होने के पहले होनी चाहिए। तो प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव का खंडित होने से पहले ही हो जानी चाहिए। किसी प्रस्ताव का अंत होने या खंडन होने पर उसकी वैध स्वीकृति नहीं मानी जाती। ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसको आप ज़रूर से पढ़ के जाइए, आपकी हमेशा काम आएगा क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है कि अव्यस्त के साथ किया गया करार व्यर्थ होता है, इसकी विवेचना इसके अपवाद और विवादों सहित कीजिए। तो करार यानी कि एग्रीमेंट और अव्यस्त का आप जानते हो, जो माइनर व्यक्ति होता है उसे अव्यस्त कहते हैं, तो उसके द्वारा किया गया करार हमेशा वॉइड होता है, शून्य होता है। तो अव्यस्त से संविदा कानून की दृष्टि में मान्य, अव्यस्त की जो संविदा है वो कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है। इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको सेक्शन 10 के अनुसार अव्यस्त संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है। इसके पीछे सिद्धांत यह है कि अपरिपक्व मस्तिष्क के कारण अव्यस्त जो है वो अपने हानि लाभ और किसी संविदा के प्रभाव को समझने में असमर्थ रहता है, इसलिए उसके हित की रक्षा करना कानून का कर्तव्य होता है। इसलिए अगर कोई अव्यस्त संविदा करता है तो कानून उसे संविदा नहीं मानता, अर्थात वह आरंभ से ही शून्य संविदा मानी जाती है। तो अव्यक्त संविदा आरंभतः शून्य होती है और इससे किसी भी प्रकार के अधिकार या दायित्व की उत्पत्ति कभी भी नहीं होती। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न न्यायालयों के सामने आते रहते हैं, जैसे अव्यक्त से संविदा केवल शून्य होता है या आरंभतः शून्य होता है। तो ये क्वेश्चन है, अगर व्यस्क कपट कर अपने को व्यस्क बताकर संविदा कर ले या संविदा के कुछ भाग का पालन हो गया हो, इन सब स्थिति में पीड़ित पक्ष के लिए क्या अनुतोष है इत्यादि, ये सारे क्वेश्चन न्यायालय के सामने आते रहते हैं। तो निम्नलिखित जो लीडिंग केसेस हैं उनमें न्यायालय ने इस पर विचार किया, कौन कौन से हैं, कि संविदा के लिए सक्षमता क्या है, कि एक जो संविदा करता है उसके लिए कौन सक्षम होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 10 है इसमें एक वैध संविदा के लिए जो शर्तें बताता है उनमें से एक है संविदा के लिए सक्षम पक्षकार। तो कौन व्यक्ति संविदा के लिए सक्षम है, ये सेक्शन 11 बताता है। और सेक्शन 11 के अनुसार
3 तरह के लोगों को छोड़कर सभी व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम होते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति संविदा कर सकता है, केवल 3 प्रकार के लोग नहीं कर सकते, उन्हें अक्षम माना गया है। पहला है अवयस्क, दूसरा है अस्वस्थ व्यक्ति और तीसरा ऐसा व्यक्ति जिसे वहाँ प्रकृत विधि के संविदा के लिए प्रकृत विधि ने संविदा के लिए अयोग्य माना है। मतलब ये हो गया कि एक माइनर व्यक्ति वो संविदा नहीं कर सकता, और अगर दिमाग से कोई स्वस्थ व्यक्ति नहीं है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और तीसरा वह व्यक्ति जिसे विधि ने इसके लिए अयोग्य घोषित कर दिया हो। अर्थात कोई भी प्राकृतिक व्यक्ति जो स्वच्छित हो और जिसे कानून ने संविदा के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया, वो संविदा करने के लिए सक्षम माना जाता है। अब व्यस्तता से तात्पर्य क्या है? व्यस्तता से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिसने तत्समय प्रवर्त विधि के अनुसार व्यस्तता के लिए निश्चित आयु प्राप्त कर चुका हो, कि जो विधि इस समय चल रही है उस विधि के अनुसार उसने व्यस्तता आयु पूरी कर ली हो। इसी के लिए भारतीय जो व्यस्तता अधिनियम 1875 है, इसके सेक्शन 3 के अनुसार व्यस्तता प्राप्त करने के लिए 2 आयु सीमा निश्चित हैं। पहली है 18 वर्ष सभी व्यक्तियों के लिए, अगर विधि द्वारा को अभिभावक नियुक्त नहीं किया गया हो तो 18 वर्ष होनी चाहिए। और दूसरा है 21 वर्ष अगर न्यायालय द्वारा उसके स्वयं के या उसकी संपत्ति के संरक्षण के लिए अभिभावक नियुक्त किया गया हो। तो अभिभावक अगर नियुक्त किया जाता है न्यायालय के द्वारा तो उसे वयस्क 21 वर्ष का होने पर माना जाएगा। और यदि न्यायालय ने ऐसा कोई किसी मामले में कोई अभिभावक नियुक्त नहीं किया, कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया, तो हर व्यक्ति को जो 18 साल का हो गया उसे वयस्क माना जाएगा। अब सवाल है, किसी अवयस्क द्वारा किए गए संविदा की विधिक स्थिति या प्रकृति क्या होती है? तो भारतीय संविदा अधिनियम लागू होने के बाद अवयस्क के लिए किए गए संविदा के संबंध में विभिन्न न्यायालयों ने इस बात के लिए मत भिन्नता रही है कि ऐसी संविदा शून्य है या शून्य करनी है। तो इस संबंध में मोहरी बीवी बनाम धर्मादेश का जो केस था उसमें ये स्पष्ट हो गया। इस प्रकार इस संविदा का आरंभतः शून्य होता है। तो ये मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास के केस में निश्चित किया गया। तो भारत में ये कानून जो है वो इंग्लैंड से भिन्न है, लेकिन इनफैक्ट रिलीफ एक्ट 1874 द्वारा इसमें परिवर्तन किए गए। अब ये 3 प्रकार की संविधाएँ शून्य होती हैं: ऋण की राशि, उसके पुनर्भरण के लिए संविधाएँ, आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए संविधाएँ और लिखित लिखोगी संविधाएँ। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी, जो बस ऊपर वाली करनी है। अब जो केस जिसमें इम्पोर्टेंस रही है, मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष, ये जो केस है इसके अंदर इस चीज़ को दिखाया गया है। अवयस्क धर्मोदास घोष जो है वो किसी अचल संपत्ति का अकेला उत्तराधिकारी था। उसकी मां कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा विधिक अभिभावक नियुक्त की गई थी। तो धर्मोदास घोष ने 20 जुलाई 1895 में ब्रह्मदत्त नामक साहूकार से 20,000 रुपये 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से अपनी संपत्ति बंधक रख दिया और बंधक का दस्तावेज बनाया। लेकिन इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान स्वयं ब्रह्मदत्त कलकत्ता में उपस्थित नहीं था। यह प्रक्रिया उसके अटॉर्नी केदारनाथ द्वारा किया गया था और पैसे उसके स्थानीय मैनेजर देवराज ने लिए थे। ठीक है, तो ये इस केस की जो हेडिंग है आप लोग पढ़ लेना। इस केस को स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पढ़ लेना। लंबा केस है, आप लोगों के लिए ज़रूर काम आएगा। तो इस केस में फिर ये न्यायालय ने क्या कहा, इसमें एक अवयस्क को इस सेक्शन के अंतर्गत राशि के प्रत्यावर्तन के लिए नहीं कहा जा सकता। सेक्शन 64 की तरह 65 में भी शून्यकरणी संविदा पर लागू होता है, इसलिए इस सेक्शन के अंतर्गत भी अवयस्क को राशि की वापसी करने या प्रत्यावर्तित करने के लिए नहीं कहा जा सकता। तो मोहरी बीवी ने प्री कौंसिल ने इस केस में किसी अवयस्क व्यक्ति के साथ होने वाली संविदा पर भारत में कानून की स्थिति को स्पष्ट किया
इस केस में कानून के जिन सिद्धांतों की मान्यता दिया गया है, किसी अवयस्क व्यक्ति के साथ किया गया संविदा न तो वैध है और न ही शून्य करनी है, बल्कि यह आरंभ से ही शून्य होती है। तो ये इम्पोर्टेंट केस रहा है इस सेक्शन का कि अवयस्क के साथ अगर करार किया जाता है तो वो शून्य होता है। इस चीज़ को मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष के बाद में स्पष्ट किया गया था। दूसरा है इसमें अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल। तो इसमें दो अवयस्क जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक लेकिन 21 वर्ष से कम थी के लिए विधिक अभिभावक नियुक्त था। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि विधिक अभिभावक जिसमें होता है उसमें 21 वर्ष की आयु को वयस्क माना जाता है। अवयस्क प्रतिवादी ने 15 अक्टूबर 1925 को एक संपत्ति किसी व्यक्ति को बंधक में रखा। तो ये केस है, इसे भी आप ज़रूर से पढ़ लें, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें इसका, ठीक है, इसे भी आप लिख लें, अच्छा केस है। अब इसमें क्या डिसीजन हुआ, कोर्ट ने माना कि प्रतिवादी द्वारा अथवा उसकी ओर से मिथ्या कथन यानी दुर्व्यपदेशन किया गया था। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय ने खानगन वर्सेज लाखा सिंह मामले के लाहौर हाई कोर्ट के पुणे पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का अनुसरण करते हुए प्रतिवादी को संपूर्ण राशि ब्याज और अन्य राशि के सहित वापस देने के लिए कहा गया। ठीक है, तो यहाँ भी यही चीज़ है, आप लोग इसको देख लेना। तो ये सेकंड आपका क्वेश्चन था, उसका आंसर था, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो प्रतिफल आपको पता है कि प्रतिफल एक कॉन्ट्रैक्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर प्रतिफल नहीं होता तो वो करार शून्य माना जाता है। कि आप अगर कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो या आपसे कोई चीज़ परचेज़ कर रहा है तो वो उसमें एक प्रतिफल होता है जो उस परचेजिंग के बदले में दिया जाता है। तो प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है। सेक्शन है इसका 25, प्रतिफल के बिना कोई भी करार शून्य होता है। यदि किसी करार में कोई प्रतिफल नहीं है तो ऐसी स्थिति में करार शून्य हो जाता है। इसके संबंध में अधिनियम की धारा 25 में उल्लेख किया गया है, परंतु इससे कुछ अपवाद दिए गए हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है। ठीक है, तो अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो अगर करार में प्रतिफल नहीं है तो ऐसा करार शून्य माना जाएगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल है, जैसे ख को किसी प्रतिफल के बिना 1000 रुपये देने का वचन देता है, यह क्या है, शून्य करार माना जाएगा। केस है इसमें कामता प्रसाद बनाम अपर जिला जज, द्वितीय मैनपुरी AIR 1996 इलाहाबाद का केस है। इस प्रकरण में कहा गया है कि यदि कोई करार इस प्रकार का है कि वह प्रतिफल से समर्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह करार शून्य होगा। दूसरा केस है रामचंद्र बनाम कालू। इसमें कहा गया कि जहां प्रतिफल के बिना कोई करार किया जाता है तो वह संविदा का रूप ग्रहण नहीं कर सकता। इस ही बात को गोपाल कंपनी लिमिटेड बनाम फर्म हजारीलाल एंड कंपनी AIR 1963 मध्य प्रदेश के प्रकरण में भी दोहराया गया था। अब देखा जाए तो सर्वमान्य जो नियम है वो यही है कि प्रतिफल रहित करार शून्य होता है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि प्रतिफल के बगैर करार विधिमान्य माने जाते हैं। तो संविदा हेतु प्रतिफल की आवश्यकताएं होती हैं, परंतु जब कोई संविदा स्नेह के अंतर्गत हो जाती है तो संविदा की वैधता के लिए प्रतिफल की अपेक्षा नहीं की जाती। अब इसके कौन कौन से अपवाद हैं ये हम देख लेते हैं। यदि कोई करार नैसर्गिक प्रेम यानी कि जो हमारा सामान्य प्राकृतिक प्रेम होता है और स्नेह से संबंधित है तो ऐसी स्थिति में बिना प्रतिफल के किया गया करार भी विधि मान्य माना जाएगा। केस है इसमें वेंकट स्वामी बनाम रंगा स्वामी 1903 का प्रकरण है कि इसमें भाइयों के मध्य आपस में कोई संविदा होती है तो वह बिना प्रतिफल के भी मान्य होगी। दूसरा अपवाद देखते हैं, धारा 25 के अनुसार संविदा भूतपूर्व सेवा से संबंधित है जिसमें प्रतिफल दिए जाने का वचन निहित होता है। तो भारतीय विधि में भूतकालीन प्रतिफल की एक अच्छा प्रतिफल माना गया है। यदि बिना प्रतिफल के किया गया करार उस समय विधिमान्य था तब परिवर्तनीय होगा, जबकि वह किसी ऐसे कार्य को संपूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिफल के लिए प्रतिज्ञा की गई है।
जिसमें वचनदाता के लिए कोई कार्य स्वेच्छा से किया गया है या कोई ऐसा कार्य है जिसे करने के लिए वचनदाता ने कहा था। इस प्रकार इस खंड के अंतर्गत बिना प्रतिफल के भी करार विधिमान्य होगा, किंतु ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में कोई कार्य किया गया है और उसके बदले वचन मिला होना चाहिए। एग्जाम्पल है इसमें, जैसे कोई किसी के बच्चे का पालन करता है और ऐसे बच्चे को पालन के बदले में बच्चे का पिता कुछ रुपए देने का वचन देता है, तो ऐसा संविदा क्या होगा? प्रवर्तनीय होगी, यानी कि ये संविदा वैध मानी जाएगी। एक केस देख लेते हैं इसमें। श्रीमान कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम कामेश्वर सिंह, AIR 1953, पटना का ये केस है। इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि प्रतिवादी ने वादी द्वारा अपनी इच्छा अर्पित की गई सेवाओं को स्वीकार कर लिया है और उसके बदले कुछ धन संपदा देने का वचन दिया है, तो संविदा विधिमान्य मानी जाएगी और ऐसी संविदा बिना किसी प्रतिफल के प्रवर्तनीय मानी जाएगी। तीसरा अपवाद है इसमें। संविदा अधिनियम का अपवाद 3 उन मामलों से संबंधित है जिनके काल रहित कर्ज के भुगतान के लिए कोई प्रतिज्ञा की गई है। संविदा अधिनियम की धारा 25 के खंड 3 के अनुसार जिस ऋण का भुगतान परिसीमा विधि से बाधित होने की दशा में लेनदार द्वारा प्राप्त कर पाना संभव नहीं है, तो ऐसे ऋण के भुगतान के लिए बगैर प्रतिफल के भी संविदा की जा सकती है और ऐसी संविदा विधि मान्य मानी जाएगी। इसमें एक केस है, भगवान बनाम मुंशी 1977 का केस है। ये अभी निर्धारित किया गया कि उक्त प्रकार का करार लिखित रूप में होना चाहिए, अर्थात कर्ज का भुगतान करने का वचन भी लिखित में दिया जाना चाहिए। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि संविदा किसे कहते हैं। सामान्यतः संविदा क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2J में इसकी परिभाषा दी गई है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक करार संविदा है, यानी कि जिसे विधि के द्वारा प्रवर्त कराया जा सके ऐसा करार संविदा कहलाता है। और कोई करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है या नहीं, इसमें कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली है कि वह सक्षम पक्षकारों के मध्य की गई हो। दूसरा, उन सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति हो। और तीसरा, उद्देश्य एवं प्रतिफल विधिपूर्ण हो। चौथा, वह विधि द्वारा शून्य घोषित न की गई हो। और पांचवी जो शर्त है, यदि उसका लिखित या रजिस्ट्रीकृत किया जाना विधि द्वारा आवश्यक हो, तो इस प्रकार लिखित या रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है। अब संविदा के कितने प्रकार होते हैं देख लीजिए। पहला प्रकार है अवैध संविदा, यानी कि जब किसी संविदा का उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध होता है तब उसे अवैध संविदा कहते हैं। धारा 23 में बताए गए आधारों पर संविदा अवैध होती है। धारा 23 में आधार बताए गए हैं जिनके आधार पर एक संविदा अवैध होती है। दूसरा है शून्यकारणीय संविदा। तो अधिनियम की धारा 2J के अनुसार वह संविदा जो कि उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो किंतु अन्य के विकल्प पर नहीं, तब ऐसी संविदा शून्यकरणीय संविदा कहलाती है। और तीसरा शून्य संविदा। धारा 2 के अनुसार जो संविदा जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती तब वह शून्य होती है और बाद में भी उसे प्रवर्त नहीं कराया जा सकता। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आपको अगर पसंद आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।